हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पेपर है। ये आपके जितने पेपर कराया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पेपर यही है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा, ये पेपर ही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए, इसमें आपसे पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर द केमिकल यूनिट टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ या आप बोल सकते हो एक विलेन की शक्ति को व्यक्त करने की कौन कौन सी यूनिट होती हैं या रासायनिक इकाइयाँ होती हैं, यूनिट होता है। तो उसमें आपको क्या क्या बताना है। आपका एक होता है मोल पर लीटर, या आप बोल सकते हो मोलरिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। ये तीन आपकी क्या होती हैं, स्ट्रेंथ को नापने का काम करती हैं। तो इसमें आप लिखिएगा, पहला क्वेश्चन है ये, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोलरिटी आर दी terms used to or terms used to determine the strength। ठीक है। फिर आपसे इसी में पूछा है कि डिफाइन एनी टू ऑफ देम। इन तीनों में से कोई आप क्या करना है, किसी दो को डिफाइन करना है। तो हम लोग चाहे मोलरिटी और मोलरिटी को कर लेते हैं, तो हम लोग मोलरिटी और मोलरिटी को कर लेते हैं। नॉर्मलिटी तो हर क्वेश्चन में कराया हूँ, अब आप देख रहे होंगे मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन। तो इसमें हमको क्या करना है, मोलरिटी की डिफिनीशन लिख लेते हैं। मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ये कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर इसी में, अब जैसे आपको नहीं पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग मोलरिटी को डिफाइन कर दिए। इसमें बोला है कि किसी दो को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो पहला हमने मोलरिटी को कर दिया है, इतना पहले आप जल्दी से नोट करिए। और ये पेपर आपका जितने भी पेपर कराया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, आप देख लीजिएगा पेपर में, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें मोलल्टी का कर लेते हैं। और मोलल्टी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिजॉल्व नहीं, उसमें जहाँ पे लीटर आप लिखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पहले अभी नोट करिए, फिर इसके बाद हम उसको बताते हैं। जल्दी नोट करिए। हो गया? लाइट चली गई है, बहुत ही जुगाड़ से इसको वीडियो बन रहा है। आप देखिए, एक अलग से इधर फोकस किया जा रहा है, इधर फोकस किया जा रहा है, वो भी विदाउट लाइट, मोबाइल फ़ोन से एक फोकस किया जा रहा है इस पे, बोर्ड पे। देखिए, बस आपके लिए किया जा रहा है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, और आप देख रहे हैं पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए बस कि पंखा फैन नहीं चल रहा है। इसमें आपको देखिए, दूसरा आपका क्या था, मोलल्टी था। मोलल्टी हमको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, मोलल्टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मोललिटी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये किस में होगा, केजी में होगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में, अब नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ, ऐसे प्रॉपर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे प्रॉपर आप लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए यहाँ पे इसको ले जाके यहाँ पे पुट कर देना है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एम इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इन किस में हो जाएगा, इन केजी। ठीक है, ये हो गया, ये आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि 25 ml, इसको आप नोट करते रहिए, मैं इसको बोलता रहूँ। कह रहा है क्वेश्चन में 25 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड कंटेन्स 0.16 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, कैलकुलेट नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कह रहा है, नाइट्रिक, इसमें आपको नॉर्मलिटी पूछ रहा है और मोलरिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, न्यूमेरिकल कराता हूँ।
हो गया। ये सेशन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए। आप बीच में भी कहीं जाइएगा नहीं, जब तक पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप खाना पीना सब त्याग दीजिए। पेपर में अच्छा नंबर आ जाएगा तो फिर से खाना, बस ये है कि आप पहले से ही खाना पीना बना लीजिए, या तब तक आप कुछ रख दीजिए, आपका खाना होता रहे। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है आपको, दिया 25 ml। फिर उसके बाद आपको दिया है वेट, दिया है वेट, दिया है आपको 0.16 ग्राम। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, पहले हम लोग देखिए, अगर हम लोग मोलरिटी निकाल लें तो नॉर्मलिटी आराम से पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या आप वैसे फार्मूले पे रख के भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोलरिटी पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी कर देंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और HNO3 की वैलेंसी हो जाएगी, HNO3 की जो वैलेंसी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं अब दोबारा उसको नहीं लिख रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वेट की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, वेट की जगह पे आप पुट करेंगे 0.16 अपान मॉलिक्यूलर वेट, इसका कितना हो जाएगा, इसका निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आपका आया नाइट्रोजन 14 प्लस 16 3 48, 48 15 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 63। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना आया 63 आया है, इनटू वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका ये ml में दिया है, आपको किस में चेंज करना रहता है, लीटर में। लीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो। देखिए यूनिट कन्वर्जन गड़बड़ मत करिएगा, नहीं आप गलत करके आएंगे, आप कहेंगे हम तो सब सही किए थे, पता नहीं कैसे नंबर कम आ गया। ठीक है, तो ये 0.16 अपान 63 इंटू 25, यहाँ ये चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 1000, ये आपका आ जाएगा 160 बटे, इसको डिवाइड करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाला, तो ये आपका आ जाएगा 1575, 1575। तो ये हो जाएगा 0.101, ये मोल पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आया, मोलरिटी आया। और नॉर्मलिटी आप कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मोलरिटी इंटू बैलेंसी होता है नॉर्मलिटी। ये आप वैसे भी निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा, अलग से नॉर्मलिटी निकालेंगे जैसे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट करके निकालते थे तब भी वही आएगा, और तब भी इससे निकालोगे तब भी यही आएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी। अब ये वैल्यू आपका आ गया है तो उसको हम लोग यूज कर ले रहे हैं, मोलरिटी इंटू बैलेंसी, या आप बोलते हैं एक्स फैक्टर।
तो बैलेंसी यहाँ पे देखिए इसका 1 होता है, तो मोलरिटी आपका क्या है 0.101 इंटू बैलेंसी आपका 1 आया, तो ये क्या हो जाएगा 0.101, ये आपका क्या आया ग्राम पर लीटर। ठीक है, आ गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत तेज़ी से नोट करिए, और पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपर मिल जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, मिटाएं। देखिए इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का सी। 1 के सी में आपको कह रहा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो एसिडिक मीडियम में ये K2Cr2O7 ये क्वेश्चन है। और उसके पहले आपसे पूछा है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये आप क्या करेंगे, उसमें पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बता दीजिएगा और एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, वहाँ से टीचर को समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो क्या करता है रिडक्शन करता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग, उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका है ये K2Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस क्रोमियम 3 प्लस CO2। ये आपको क्या करना है एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, और किस मेथड से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या बताया था, जब इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबसे पहले आपको क्या करना है और जो भी आइटम है उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे पहले देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। यहाँ पे इसका निकालोगे तो ये 7 दूनी 14 माइनस 14 आया, और उधर जाएगा तो प्लस 14, और ये दो माइनस है तो उधर माइनस हो जाएगा 12 और x क्या हो जाएगा 2। यह मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसको हम लोग जिसका निकालना है उसको 2x मान लेंगे, तो यहाँ 2 है 2x हो जाएगा, प्लस -2 इंटू 7 हो जाएगा इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो 7 दूनी 2x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। इधर जाएगा जब ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +6। यहाँ से ये निकल आया +6 आपका। इसका देख लो यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे क्या आया x इसका मान लो, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, 2x -8 इक्वल्स टू -2 आया। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, या आप ऐसे सॉल्व कर लो 2x इक्वल्स टू +6 x इक्वल टू +3 आ जाएगा।
अब यहाँ देखो ये +6 था, यहाँ पे +6 और यहाँ पे कितना आ रहा है +3, +6 से +3 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है +3, यहाँ पे कितना CO2 यहाँ पे O2 2 माइनस, इसका मतलब x -4 = 0, x = क्या आ जाएगा यहाँ +4। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इस वाले में ऑक्सीडेशन, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक ऑक्सीडेशन वाले को हम लेके चल रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन वाले को पहले ले लेते हैं। यहाँ पे C2O4 2 माइनस से क्या बनाया है CO2। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ कार्बन कितना है 2 है, यहाँ सिंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 CO2 हो गया। फिर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 2 जा 4 हो गया, 4 यहाँ पे है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये बैलेंस है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर उसके बाद दूसरा आप क्या करेंगे Cr2O7 2 माइनस से क्या आ रहा है Cr3+ आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले में देखो क्रोमियम कितना है, क्रोमियम यहाँ कितना है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ हम लोग क्या कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, Cr2O7 2 माइनस ये 2 Cr3+। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्रोमियम बैलेंस कर लिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 0 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे +7H2O। जब ऑक्सीजन बैलेंस करते थे तो हम लोग क्या ऐड करते थे H2O, तो यहाँ +7H2O हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे अब H2O ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो आप क्या करेंगे जितने यहाँ हाइड्रोजन है उतने H+ यहाँ पे ऐड करेंगे, तो Cr2O7 2 माइनस + 14H+, ये क्या हो जाएगा 2 Cr3+ + 7H2O। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है, यहाँ सब कुछ बैलेंस हो गया। अब हम लोग चेक कर लें कि यहाँ कितने H+ हम या इलेक्ट्रॉन कितने ऐड कर दें कि दोनों तरफ हमारा बैलेंस हो जाए। यहाँ 6+ है, यहाँ पे कितना है 2 माइनस, और ये यहाँ 12+ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ हम लोग इस साइड में 6+ ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि Cr2O7 2 माइनस + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, it gives 2 Cr3+ + 7H2O। ठीक है, अब यहाँ आपका 7H2O हो गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपका बैलेंस हो गया है। अब इस रिएक्शन को क्या करना है, दोनों को पहले देख लो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले पहले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ या मैं लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, इसको लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड ऐड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 से हम लोग करेंगे तो ये क्या आपका बनाएगा 3। देखिए इसमें दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 C2O4 2 माइनस ये क्या बनाएगा 6 CO2 + 6 इलेक्ट्रॉन,
और दूसरी रिएक्शन हमारी ये क्या थी। अब इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है, ऐड कर देना है। या एक बार और लिख दे रहा हूँ, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रहा है 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। दोनों रिएक्शन को हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये ऐड करोगे तो ये Cr2O7 2 माइनस प्लस 3C2O4 2 माइनस प्लस 14H प्लस। अब यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 6 यहाँ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आप कट नहीं करोगे। और ये क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 6CO2 प्लस 7H2O। ठीक है, अब देख लीजिए सब बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। क्रोमियम देख लो, क्रोमियम यहाँ 2 है, क्रोमियम 2 बैलेंस का। ऑक्सीजन देख लो 7 यहाँ है और 3 चौक के 12, 12 7 19 हुआ। यहाँ देख लो 6 दूनी 12 और ये 7 19, ठीक है बैलेंस। फिर उसके बाद कार्बन देख लो, 3 दूनी 6, 6 कार्बन हो गया। फिर उसके बाद और क्या बच रहा है, एच देख लो, हाइड्रोजन 14H प्लस यहाँ है, 7 दूनी 14, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कितने H प्लस हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 माइनस ये हो गया और 3 दूनी 6, 6 माइनस ये 6 और 2 8 माइनस और 8 और यहाँ कितने हैं 14 प्लस हैं। तो 8 माइनस कर दोगे तो 6 प्लस बचेंगे, तो 3 दूनी 6 प्लस ये बच गया। तो ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लिया करिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो आप गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी था। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में व्हाट इज पीएच वैल्यू, और दूसरा यहाँ पे दिया है लोबी बॉन्ड मेथड कंपैरेटर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पुराना पेपर है, ये आपका पेपर 2015 का है। लेकिन दौड़ा रहे हैं ना 2015 से 7 ऐसा मेथड। देखिए मेरे पास टोटल 11-12 पेपर थे, तो मैं उसमें से ऐसा चूज किया हूँ, ठीक है। चूज करने के बाद मुझे ये मतलब सही लगा कि लास्ट में मैं इसको कराऊंगा। और ये आपका फायर मोमेंट है, इस समय ये आपका जो सेशन चल रहा है ये फायर मोमेंट है, इसलिए क्योंकि इसी के बाद आप जाके वहाँ ब्लास्ट करेंगे। आप पूरी बोलते हैं ना पूरी एनर्जी से वहाँ जाएंगे और पूरी एनर्जी के साथ आप पूरा केमिस्ट्री में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका कह रहा है व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, ठीक है। नस्ट इक्वेशन पूछ रहा है, तो बोलिए एक बार फिर से, या करा ही दे रहा हूँ नस्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसको नोट कर लिए हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। नस्ट इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन को आपको कैसे प्रूफ करना है। नस्ट इक्वेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखिएगा, तो वो सब इस बार नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी नस्ट इक्वेशन पढ़ा चुका हूँ। तो बस आपको कहाँ से प्रूफ करना है, प्रूफ वाला पोर्शन बताता हूँ, ठीक है।
अगर आपको पूरा वो देखना है तो वो आप चले जाइए, नस्ट इक्वेशन का एक लेक्चर बनाया था मैं, या फिर मैं इसको नस्ट इक्वेशन वाला डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं इसको करा दे रहा हूँ कैसे होगा। जैसे एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एट स्टैंडर्ड, या पहले आप कोई रिएक्शन लिखिए, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस इस, या ए बी सी डी कोई रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी। तो एक आपका मान लीजिए मेटल है और एक आपका एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मान लो आपका मेटल है और ये क्या है, एक्वस है। ये आपका क्या है, एक्वस है, और ये क्या है, मेटल है, ठीक है। जैसे आप मान लो कुछ भी मान सकते हो। तो ये एम फार आपका क्या है, मेटल है, ध्यान दीजिएगा, एम फार मेटल। तो हम लोग एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन आपको क्या बताया हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, 1 atm पे प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm, P इक्वल्स टू 1 atm, और टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 298 केल्विन, और कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई नाट कैथो, ई नाट सेल इक्वल्स टू क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई नाट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इसमें हमको क्या करना रहता है, जब भी हम बात करते हैं तो मोल में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री में जब भी हम लोग बात करेंगे, जैसे 1 है 2 है वैल्यू है, तो उसको हम लोग किस में बात करते हैं, मोल में बात करते हैं। और ये जो आपका ई सेल लिखा है, ये किस फॉर्म में है, ये है आपका रिडक्शन फॉर्म में, ये रिडक्शन फॉर्म में है। आपके जो भी ये वैल्यू दिए हुए हैं, ये किस टर्म में है, रिडक्शन के टर्म में है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो रिडक्शन में, मतलब जो भी आपका रिडक्शन जिसका होता है उसके टर्म में है, ठीक है। आगे हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, जैसे आपको दिया कोई, मैं आपको बोलता था ना कि जिंक रॉड से कॉपर रॉड पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करता था, जिंक से कॉपर की तरफ जाता था, जो करंट होता था उसके विपरीत साइड होता था, फ्लो होता था। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए हम लोग कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा आपका Q इंटू ई सेल, Q इंटू ई सेल, या Q को आप क्या लिखते हो, चार्ज, चार्ज इंटू ई सेल, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क। अब यहाँ जैसे इक्वेशन सेकंड हो गया, अब चार्ज को आप कैसे डिनोट करते हो, कि एक जैसे मान लो चार्ज है, तो आप क्या बोलते हो, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो वहाँ से हम लोग एक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये इसके कितने के बराबर होता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के या मोल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जैसे 1 इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए कहीं कहीं बुक्स में कुछ बच्चे डाउट कमेंट में कर रहे थे कि आप जो वैल्यू हमने उसका नस्ट इक्वेशन का निकाला था, तो वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो हम लोगों ने अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा है। तो अप्रॉक्स, अब कुछ वैज्ञानिक मान लो या कुछ लेखक आपको क्या दे दिए हैं कि 1.67 लिखे हैं, कुछ लोग 1.6 ही एज्यूम किए हैं। तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो कौन सी वैल्यू पुट करके किए हैं। तो मैं आपको 1.67 करके कराया हूँ, तो उससे वैल्यू ज़्यादा आ रही है, लेकिन हमने क्या किया, अप्रॉक्स की वैल्यू बोल दिया है कि ये 96,500 के बराबर होगा। तो ठीक है, इसको आप अगर 1.6 आप मान के चलते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलम।
तो अगर हम लोग ये 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किए, अगर 1 मोल के बारे में बात करेंगे, 1 मोल का मतलब क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आएगा, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लगभग जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 96,472 या 77 ऐसे समथिंग आएगा। तो ये अप्रॉक्स आप मान के चलते हैं 96,500। ठीक है, 96,500। मैं पिछले वाले में क्या बताया था 485, तो उससे नहीं मतलब है कितना आ रहा है, क्योंकि आपको बस ये अप्रॉक्स यहाँ लिख दिया था ना, तो अप्रॉक्स कुछ भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन करके हमने नहीं लिखा था कि इतना आएगा। ठीक है, तो ये 96,500 आपका आया है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू है 96,500, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप यहाँ वैल्यू चेंज करते चले जाओ, 1.67 कर दोगे तो वो ये आ जाएगा लगभग 1 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख समथिंग आ जाएगा। तो वो आपको उससे नहीं मतलब, आपको बस ये जानना है कि ये 96,500 हमने वैल्यू पुट किया है वो किस चीज़ के लिए किया है। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल, अब ये 96,500 ये क्या है, ये आपका ये आपका क्या आया, कूलाम्ब आया है ना, कूलाम्ब आया है ना, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है। तो ये कूलाम्ब आया, ये 1 फैरेड के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है ये 1 फैरेड के बराबर आ जाएगा। अगर हम लोग इसी का 1 मोल ना लिख के हम लोग n मोल के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, n मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ NF हो जाएगा ना, तो n मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा NF। ठीक है, अब NF आ गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है। अब उसमें क्या करना है, जो आपको फार्मूला ये था क्यू की जगह पे, क्यू की जगह पे आपको क्या करना है, पुट करना है ये। तो आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क आपका क्या आ गया, यहाँ NF ही था ना, तो यहाँ क्या हो, क्यू चार्ज की जगह पे आपका क्या है NF आया है, तो यहाँ पे NF ई सेल। अब ये क्या आया है, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड वाला तो आपका ई नॉट आता था। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ये हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर आप यहीं पे NF ई नॉट सेल लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वैल्यू आपको पता चल गया है, इतना पहले आप नोट करिए, फिर आगे इसको मिटा के मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन क्या आता है, निगेटिव आता है। स्पॉन्टेनियस
डेल्टा जी इक्वल्स टू निगेटिव आता है। तो आप अगर डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए करेंगे, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई हो जाएगा एक, और अगर हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखेंगे तो माइनस एफ ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, एन एफ ई सेल हो जाएगा यहाँ पे, और एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यू आपने लिख दिया, एक किसके लिए हो गया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, एक नॉन स्टैंडर्ड। तो ये आपका क्या है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू जो आपका कोशिएंट होता है, तो वही कोशिएंट का मतलब ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या आप बोल सकते हो जैसे केपी केसी निकालते थे ना, तो वो आपका है कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में जो आपका जिसकी कंसंट्रेशन थी, तो जो मेटल होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है उसका 1 हो जाता है, और जो आपका जैसे मैंने आपको क्या लिखा था, एक लिखा था एक्वस लिखा था ना, तो प्रोडक्ट में क्या था, सी डी था, तो एक सी आपका क्या लिखा था, एक्वस लिखा था, और डी आपका क्या था, डी आपका सॉलिड लिखा था, तो वहाँ पे उसकी जगह पे 1 हो जाएगा, अपान इसमें बी क्या था, बी आपका एक्वस था और ए क्या था, सॉलिड था, याद आ रहा है ना। तो वहाँ सॉलिड के केस में 1 हो जाता था, एक्वस के केस में आप बस ये लिखेंगे। तो ये क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उस फार्मूले के हिसाब से हम लोग सी अपान बी पुट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू ला के पुट कर दीजिए। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या है, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस, अब माइनस से सब में मल्टीप्लाई करना है जितने, जैसे क्या कर रहे हैं, या पहले अभी ऐसे पूरा लिख लेते हैं, आर टी एल एन क्यू। तो आप क्या करेंगे, माइनस एन एफ से क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। तो पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ इन एबव इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल अपान माइनस एन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपान माइनस एन एफ। ठीक है, अब यहाँ प्लस आर टी एल एन क्यू अपान माइनस एन एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, यहाँ देखिए माइनस प्लस मिलके माइनस बन जाएगा, माइनस आर टी एल एन क्यू अपान एन एफ। एक फार्मूला ये आ गया है। ठीक है, एक ये नेक्स्ट इक्वेशन ये भी आप बोल सकते हो। एक और क्या होगा, बस आपको जो इसकी सबकी वैल्यू है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जिस जो वैल्यू आपको बताया था वही वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देना है। तो इधर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और इधर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस वाले केस में क्या करेंगे, ई सेल पहले आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, और जो आपका टी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 298 केल्विन, और आपका एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96,500।
ठीक है, इतनी वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो वैल्यू पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग क्यू। ठीक है, अब क्यू जो आ रहा था, क्यू आपका कोशिएंट है, या आप अगर कोई ए बी सी डी या कोई रिएक्शन लिख के तब कर रहे हैं, जेड और कॉपर को लेके करेंगे तो वहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो ये रिएक्शन है आपका जेड प्लस कॉपर 2 प्लस, ये क्या बना है, कॉपर प्लस Zn2 प्लस। अगर इसके लिए लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सॉलिड हो जाएगा ये दोनों, तो सॉलिड की जगह 1, और ये क्या हो जाएगा एक्वस। तो हम लोग इसकी जगह मान लीजिए इस रिएक्शन को ले रहे हैं, या शुरू में आप यही रिएक्शन वहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था ए बी सी डी माना था, तो वैसे आप इसको मान सकते हो। लास्ट में आप ला के इसको लिख लेना, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ। अब देखो यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या आप बोल सकते हो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपान कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यही नेक्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो चाहे आप इसको बोल दीजिए नेक्स्ट इक्वेशन, इसको भी आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है, आप वैल्यू पुट करके करिएगा। और जब ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जैसे आपको टेम्परेचर आपका चेंज कर दे रहा है। जैसे ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया है कि मान लीजिए रूम टेम्परेचर जो आपका है, या 27 डिग्री आप बोल सकते हो, या 25 डिग्री पे दिया है, तो 25 डिग्री पे अगर दिया रहेगा तब के केस में ये आएगा। अगर मान लो अगर 40 दे दिया तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी टेम्परेचर, तब वहाँ चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल है इसका, उसको कराते हैं। जल्दी नोट करिए। हो गया, मिटाएं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, बस आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने का मतलब ये क्या है, उसको शब्दों में दे दिया है, और अगर आप नहीं ध्यान दे पाए तो क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। आप सोचोगे इस तरह तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को ले लिया हूँ। इसमें देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड फॉर्म्ड बाई कॉपर रॉड डिप्ड इन 0.1 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसका मतलब क्या है, 0.1, जैसे कॉपर क्या किया, कॉपर 2 प्लस ये सोल्यूशन है, या आप बोलते हो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तो ये क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड। और दूसरा कह रहा, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, इसका कंसंट्रेशन आपको 0.1 दिया है। ठीक है, 1 m दिया है। और दूसरा क्या है, Zn से Zn2 प्लस, ये दिया नहीं है, ये आपको खुद से करना है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए कह रहा है जिंक रॉड डिप्ड इन 0.001 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो इसकी जिंक की कंसंट्रेशन कितना है, Zn2 प्लस
ये आपको दिया 0.01 m दिया है, ठीक है। और आपको दिया है ई नॉट सेल, ई नॉट Zn2+ से Zn दिया है आपको। इसमें देखिए प्लस में दे दिया है और ये माइनस में होना चाहिए, तो इसको अगर जब भी आपको कुछ डाउट लगेगा तो आपको बोल दीजिएगा, आपके जो भी गार्डी आपके करते रहेंगे उनसे बोल दीजिएगा, करेक्शन करा लेंगे, नहीं आपका नुकसान हो जाएगा, आपका आंसर कुछ और आएगा और आप परेशान रहेंगे। और जब कॉपी चेक होगी तो वो एक्चुअल उससे चेक होता है, इससे नहीं चेक होगा, क्योंकि जो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका होता है ये माइनस में आता है, जिंक का -0.76 होता है, ठीक है। तो ये अगर आप प्लस में करेंगे तो इस क्वेश्चन में प्लस में दिया है तो ये गलत हो जाएगा फिर इस तरह। तो मैं रहूँगा, अगर क्वेश्चन देखूँगा इस तरह कुछ आया रहेगा तो मैं उसको करेक्शन करा दूँगा, परेशान ना रहिए। इसके बाद ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर ये कितना दिया है +0.34, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। Zn प्लस कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, Zn2+ प्लस कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ई नॉट पहले आप क्या, क्योंकि आपको क्या निकालना है, कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले ई नॉट सेल निकालेंगे ना, ईएमएफ से पहले आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये आपको बताया था ना, रेड कैट एनॉक्स, रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड क्या है, यहाँ पे देखिए कैथोड आपका क्या है, कॉपर 2+ है ना, इसका रिडक्शन हो रहा था, तो रेड कैट एनॉक्स ऐसे करके देख लीजिएगा। तो कैथोड में ये क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ से कॉपर, और एनोड का क्या है, ये रिडक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ, नहीं आप एनोड उस तरह लिख लीजिए, आप सॉल्ट ब्रिज देखिए और कहिए नहीं इस तरह लिखा हुआ था, Zn से Zn2+ लिखा था, तो आप भी यहाँ Zn से Zn, अगर आप ऐसे लिखेंगे Zn से Zn2+ तो आपका गलत हो जाएगा। तो वो वैल्यू या फिर आप निगेटिव, जैसे यहाँ निगेटिव है तो ये पॉजिटिव करके आप लिखिएगा, ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। इस तरह अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आप क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में हमेशा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको वैल्यू पुट करना है, ये आपको दिया है 0.34 माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.76, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ गई, 1.10 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये हमारा क्या आ गया, ई नॉट सेल आया, अब ई सेल निकालना है। तो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान n लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है ना, जिंक का देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ, तो जिंक कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपान कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करिए, वैल्यू यहाँ पुट करिए, 1.10 माइनस 0.0591। अब ये n क्या है, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा लॉग। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपर Zn की कितनी है, 0.01 है, और यहाँ नीचे क्या है, 0.1 है, तो इसको भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻⁻1 जब आ जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो 1.10 माइनस, अगर हम लोग इसको ऊपर कर देंगे ये, तो ये प्लस हो जाएगा, या इसको भाग दे के ऐसे कर लेते हैं, देखिए पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 0.0591 अपान 2,
अब log इसको क्या लिख सकते हो, 10 के पावर -2 अपान 10 के पावर -1। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, +1। इसको आप लिख सकते हो 1.10 माइनस 0.0591 अपान 2 log 10 के पावर -1। तो ये m के पावर n log m, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आगे 1.10 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 0.0591 को आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 0 और 2 9 2 5 जा 10। इसको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, 1.1295 ये बोल्ट आ गया आपका, ये ई सेल की वैल्यू आई है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि ये पेपर में हार्ड पूछेगा, ऐसे ही रहेगा, पेपर में बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। ये हो सकता है कि आपको कॉपर जिंक वाला चाहे रिलेशन दे सकता है, या फिर आपका क्रोमियम का दे सकता है, या निकल का दे सकता है, तो वो उससे बिल्कुल परेशान ना होइए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना, और रिएक्शन को हमेशा बैलेंस, अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है। जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी आप बैलेंस कर लीजिएगा, बिना बैलेंस किए करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन आपका ज़्यादा कम आ जाएगा और फिर उसके बाद आंसर आपका गलत आएगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। हो गया, मिटाएं। देखिए इसके बाद आपका पूछा है डीडीटी और बेगान, और आपका एक वो है, क्या बोलते हैं उसका नाम, डीडीटी है, बेगान है, और फर्टिलाइज़र के बारे में पूछा है, और इंसेक्टिसाइड, और व्हाट फॉर दे आर यूज्ड। फिर उसके बाद बोल रहा है अबाउट राइट अबाउट डीडीटी, यूरिया एंड बेगान। तो ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये सब आपके क्या हैं, डीडीटी आपका कीटनाशक है, ठीक है, या आप बोल सकते हो इंसेक्टिसाइड, बेगान भी आपका इंसेक्टिसाइड है, यूरिया क्या है आपका फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ठीक है, तो डीडीटी का क्या लिखेंगे, या आप इसी को हैलोजिनेटेड बोलते हैं, हैलोजिनेटेड डीडीटी, हैलोजिनेटेड डीडीटी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं इसका, 2C6H5Cl, 2C6H5Cl प्लस किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग ले लेते हैं CCl3CHO, CCl3CHO, और इसको रिएक्शन करा देंगे तो ये आपका क्या रिएक्शन बनाएगा, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में बनाएंगे, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में जब इसको हम लोग अपक्रिया कराएंगे तो यह क्या बनाएगा, 2 बेंजीन रिंग ऐसे बना दीजिए साथ में, एक और बना दीजिए ऐसे, और दोनों को एक साथ ला के जोड़ दीजिए, और यहाँ पे एक Cl लगा दीजिए, यहाँ पे एक Cl लगा दीजिए, और इसको हम लोग के आगे क्या लिखेंगे, CHCl3, यहाँ पे CHCl3। ठीक है, इसको बोलते हैं DDT, DDT। ठीक है, या इसी को बोलते हैं डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन, इसी को हम लोग बोलते हैं
डाईक्लोरो डाईफेनिल, क्योंकि ये आपका क्या है, ये फेनिल है ना, डाईक्लोरो डाईफेनिल डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो, अब ये क्या है, मेथेन है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है, ये आपका डीडीटी का स्ट्रक्चर हो गया। और इसका यूज तो नहीं पूछा है आपसे, तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि ये क्या यूज किया जाता है, फ्लाइज मॉस्किटो को मारने के लिए। ठीक है, इसका यूज होता है, इट इज यूज फॉर फ्लाइज मॉस्किटो, MOSQUITO मॉस्किटो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरा है यूरिया। तो यूरिया क्या होता है, ये आपका फर्टिलाइजर होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, यूरिया का फार्मूला पहले आप जान लीजिए, NH2CO NH2। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ हम लोग करते हैं, या यूरिया किस चीज़ का सोर्स है, तो आप लिखिए यूरिया इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया इज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूरिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इन द कंट्री। आप खुद ही देख लीजिए, बिना किसी भी कोई ऐसा फसल नहीं होगा जिसमें यूरिया ना पड़ता हो। बिना यूरिया के आप कोई फसल पैदा, इस समय देखता हूँ, मतलब जो मिट्टी का उर्वरक क्षमता हो गया, वो यूरिया ही पूरा वो काम करता है, ज़्यादा करके यूरिया भी, और भी हैं, DAP है और ढेर सारी हैं, तो उस मेन आपका यूरिया है। ठीक है, कंट्री होगा बिकॉज ऑफ इट्स एन कंटेंट 46%, बिकॉज इट्स नाइट्रोजन कंटेंट 46% होता है ना यूरिया, 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में, लिखा रहता है। आप बोरे में देखिए, जब आप, अगर आपके यहाँ खेती होती होगी तो आपको पता है, बोरे में लिखा रहता है, आप वहाँ जाके देखिएगा कि 46% लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका है बेगान। ठीक है, बेगान में क्या करेंगे, यहाँ बेगान लिखिए, बेगान ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपका लेक्चर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आपका सेशन चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, बेगान्स में एक बेंजीन रिंग ले लीजिए। ठीक है, और बेंजीन रिंग में एक साइड में आप OH लगा दीजिए, और OH OCH CH3 का ट्वाइस, और इसमें रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, CH3 NHOCl, CH3 NHOCl। तो ये हम लोग रिएक्शन कराएंगे, तो इसको
डायरेक्ट ला के आप अटैक करा दीजिए। ये आपका हो जाएगा, बेंजीन रिंग बनेगा। और एक यहाँ पे लगाइए OC और एक ONHCH3 ONHCH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा O, यहाँ HCCH3। HCCH3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। इसका क्या है, कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इंसेक्ट, या हाउस होल्ड इंसेक्ट में जो भी आपके रहते हैं इन सबको ये क्या काम करता है। जैसे अभी हाउस होल्ड में आपके जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोच हो गया, ये सब है, उन सबको मारने का काम करता है। तो इसमें लिखिएगा आप कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसका यूज है, कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड इंसेक्ट्स। ठीक है। ये आपका ये बेंजीन रिंग होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं KPKC में। एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें KP निकालना है, तो इसको जल्दी से पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग उसको निकालते हैं। बहुत तेज़ी से नोट करिए। हो गया, हो गया बेटा। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि N2+3H2 ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है। अभी फिर देखिए, आपको जितने उसमें पेपर में कराया हूँ लगभग सब में पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया जो ये आपको करा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, मैं जो बोलता हूँ ये नहीं कि झूठ बोलता हूँ कि आपको मन बहलाने के लिए। और आप खुद ही आज देख लीजिए, आज क्या है, आज ट्यूसडे है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि ट्यूसडे को मैं जो बोलता हूँ वो आता है एग्ज़ाम में, आप जान लीजिए, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है एस्टेब्लिश एंड एक्सप्रेशन फॉर KP फॉर द रिएक्शन N2+3H2 2NH3। इस रिएक्शन के लिए हमको क्या करना है, KP फाइंड करना है। तो देखिए, आप डायरेक्ट वाला मत लिखिएगा कि आप ऐसे लिख दीजिए KP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल स्क्वायर, ऐसे करके छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। वो नहीं लिखना आपको, गलत नहीं है, लेकिन वो नहीं आपसे पूछ रहा है कि आपको 2.5 नंबर ऐसे बस एक लाइन का लिख दिया, आपको 2.5 नंबर दे दिया। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल। ये क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये 1, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 0 0। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 - 3x। यहाँ पे क्या है 2 लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x। अब प्रेशर में क्या होता था, पार्शियल प्रेशर या KP निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते थे। तो यहाँ आप लिखिए टोटल मोल्स
इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 4 माइनस, अब यहाँ देखो यहाँ से 2 निकाल दोगे तो x बचेगा और ये x, 4 माइनस 2x, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 4 माइनस 2x आया, ये नंबर ऑफ मोल्स आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है इसके लिए, NH3 के लिए निकालना है, तो PNH3 लिखेंगे ना, PNH3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता था, जैसे आपका जो अमाउंट है वो प्लस टोटल अमाउंट। जैसे मान लीजिए हम लोग NH3 का निकाल रहे हैं, तो इसका कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 2x हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे अपान टोटल मोल, टोटल मोल ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 2x अपान 4 माइनस 2x। ऐसे PH2 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2 का हो जाएगा 3 माइनस 3x अपान 4 माइनस 2x। ऐसे PN2 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x अपान 4 माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करना है, ये वैल्यू ले जाके आप Kp वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए। इनटू क्या करना है, टोटल प्रेशर, तो प्रेशर हमने नहीं मल्टीप्लाई किया, प्रेशर ये P हो जाएगा, इंटू P। अब क्या करना है, आपको फार्मूले में पुट कर दीजिए। Kp इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसका पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 अपान 4 माइनस एक्स इंटू पी का होल स्क्वायर, 2x अपान 4 माइनस 2x इंटू पी का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 3 माइनस 3x अपान 4 माइनस 2x का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स अपान 4 माइनस 2x का 2x केवल हो जाएगा, और इसमें p भी है, इंटू पी और इंटू पी है। तो यहाँ आप पूरा जब खोलेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर पी स्क्वायर अपान 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3x का होल क्यूब। और इसको हम लोग क्यूब लिखा है तो एक बार इसको या पूरा लिख देते हैं, 4 माइनस 2x और इंटू पी क्यूब लिख दे रहा हूँ, बाहर कर दिया हूँ पी क्यूब को, 4 माइनस 2x का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स अपान 4 माइनस 2x इंटू पी। तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर कैंसिल, एक पी यहाँ से गया, एक पी यहाँ से कटेगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। या पी स्क्वायर इंटू पी लिख दे रहा हूँ, पी स्क्वायर इंटू पी, पी यहाँ से कैंसिल हुआ और ये पी स्क्वायर कैंसिल हुआ। यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हो, इसको स्क्वायर करके इंटू 4 माइनस 2x इंटू ये आपका इसका था, तो ये स्क्वायर ये 4 माइनस 2x और ये 4 माइनस 2x ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 4x स्क्वायर अपान, अब देखिए ये नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, या एक स्टेप में और लिख दूंगा, ये आपका आ जाएगा
3 माइनस 3x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स। अपान क्या है 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये चला जाएगा इसके पास, ठीक है। जब ये इसके पास चला आएगा तो ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर अपान, और यहाँ पे अभी p स्क्वायर है तो यहाँ p स्क्वायर लिखिएगा, 3 माइनस 3x का होल क्यूब होल स्क्वायर, यहाँ ये होल क्यूब होगा, यहाँ क्यूब लिखा है, होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स, ये ऊपर गया तो ये क्या हो गया 4 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आया kp आया। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा था, आप शॉर्टकट मत मारिएगा कि ऐसे इसको लिखने के बाद ये डायरेक्ट बस लिख दिया आपका आंसर आ गया। 2.5 नंबर आपको ऐसे नहीं देगा, इतना आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, इसी में जल्दी से नोट करिए। हो गया, यहाँ p बच गया है, p स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे ऊपर है p स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, p स्क्वायर मत छोड़ के आइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। हो गया, देखिए क्या, कोल कंटेन 92% ऑफ कार्बन, 5% हाइड्रोजन एंड 3% एस। व्हेन कोल इज टेस्टेड फॉर इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। वेट ऑफ कोल दिया है 0.95 ग्राम, वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर 700 ग्राम दिया है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर ये आपको 2000 दिया है, राइज इन टेम्परेचर 2.48, एसिड करेक्शन 60 कैलोरी, फ्यूज वायर करेक्शन 10 कैलोरी, कूलिंग करेक्शन 0.02, कैलकुलेट इट्स ग्रास एंड नेट कैलोरीफिक। ग्रास का मतलब SCB, ठीक है, और नेट कैलोरीफिक का मतलब क्या है LCB या लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सब लिखा हुआ दिया हुआ है, आप बस वैल्यू पुट करिए। पहले यहाँ दिया है वेट ऑफ कोल, ये आपको दिया है 0.95 ग्राम। फिर दूसरा आपको क्या दिया है, वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, वेट ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 ग्राम। तीसरा क्या हो जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर, कॉपर कैलोरीमीटर इक्वल्स टू 2000 ग्राम दिया है। चौथा क्या दिया है आपको, राइज इन टेम्परेचर,
राइज इन टेम्परेचर, ये आपको दिया है 2.48। और पांचवा क्या दिया है आपको? पांचवा आपको दिया है फ्यूज वायर करेक्शन, एसिड करेक्शन। एसिड करेक्शन इसमें कुछ है नहीं, बस आपको फार्मूला याद रहेगा, आप आराम से कर ले जाएंगे। ये आपको दिया है 60 कैलोरी। छठा आपको दिया है फ्यूज वायर करेक्शन, फ्यूज वायर करेक्शन, ठीक है। ये आपको दिया है 10 कैलोरी। छठा आपको दिया है कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन, ये आपको दिया है 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब पूछ रहा है, और इसमें आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए। ये आपको 5% दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, एच सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू T2 माइनस T1 प्लस टी सी आपका क्या है, कूलिंग टेम्परेचर, माइनस CA प्लस CFW फ्यूज वायर एसिड करेक्शन, और ये फ्यूज वायर करेक्शन अपान एक्स क्या है आपका, ये आपका वेट ऑफ फ्यूल है, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपको कैपिटल डब्ल्यू आपको दिया है 2000 प्लस 700 इंटू ये दिया है 2.48 प्लस फ्यूज वायर करेक्शन 0.02 माइनस ये एसिड करेक्शन आपको 60 दिया है, प्लस फ्यूज वायर करेक्शन आपको 10 दिया है, अपान क्या हो जाएगा, अपान आपको दिया है एक्स की वैल्यू 0.95। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2700 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए 2.5 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 70 अपान 0.95। इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आपका आ जाएगा 68, मल्टीप्लाई करके माइनस करने पे ये आपका आ रहा है 6680 अपान 0.95। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 7031, ये 7031 आ जाएगा, ये आपका 7031.57 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये आपका ये आ गया है। अब जैसे आपको ये एससीबी आया है ना, अब एलसीबी कैसे निकालेंगे, एलसीबी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ साइड में निकाल दे रहा हूँ। एलसीबी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एचसीबी माइनस 0. या आप 9/100 लिख लीजिए, 9/100 इंटू परसेंटेज ऑफ एच इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अगर आपको नहीं दिया है तो आप 587 पुट करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ये लेटेंट हीट आपको क्या पुट करना है, इसमें दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे 587 पुट करेंगे, 587 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जा क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका आया है 7031.57 माइनस 9/100 इंटू 5 इंटू कितना 587। तो ये आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7031.57 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 264.15।
264.15 अपान एक्ट अपान नहीं, इसको माइनस करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आएगा 6742 67.42। ये LCB आया है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NCB, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसी को हम लोग NCB भी बोलते हैं या नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक क्वेश्चन और छोटा छोटा है, इसके बाद इसको नोट करिए जल्दी से। उसमें पूछा है आपसे, राइट द जनरल फार्मूला प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। फिर उसके बाद आपको बोल दिया है राइट विक्टर मेयर मेथड टू आइडेंटिफाई देम। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है राइट यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ PMMA एंड बैकेलाइट। तो ये बार बार PMMA बैकेलाइट आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये आपके पेपर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपका किस्मत अगर ख़राब ना हो तो ये आएगा, कंफर्म क्वेश्चन है। किस्मत क्या हो ख़राब, अगर ख़राब भी होगी तो आपको एडिशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमर ये पूछेगा। ये आपको एडिशन कंडेंसेशन ना बोल के आपको थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक दे देगा। इन्हीं चार में से आना ही कंफर्म है, कोई अलग से और नहीं बना देगा कि कहीं और से आपसे इतना अंदर से पूछ लिया कि आप कर ही ना पाएँ। आपको जितना पढ़ाया गया उसी में से ही आएगा, परेशान ना होइए। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। और हाँ एक चीज़ और, कोई अगर पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक काम करिएगा, आप कमेंट सेक्शन में आप चाहे वहाँ कमेंट करके, या आप जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में जाके आप मैसेज भेज दीजिएगा या क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूँगा। आपके लिए ही सब करना है, आप भेज दीजिएगा, मैं बिल्कुल परेशान ना होइए कि सॉल्व नहीं करूँगा। मैं रात भर आपके लिए ही सॉल्व करूँगा, आप देख लीजिएगा। आपको आपके पेपर के पहले पहले आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन आप भेजेंगे। पूछ रहा है राइट द फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी के लिए सेकेंडरी, और तीसरा क्या है, टर्शियरी। अल्कोहल, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पहचानने का तरीका मैं क्या बताया था आपको, कोई भी आपका OH ग्रुप लगा है, ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन, जिस कार्बन पे OH लगा है, ठीक है, उसके बगल क्या लगा हो, कोई आपका CH3 लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, या R लगा हो, R कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आपका क्या लगा हो, R लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर कोई अल्कोहल OH लगा है, उसके उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे OH लगा है उस पर कोई 2 R लगा हो, ठीक है, 2 R लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 3 R लगा है तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। और डिग्री कैसे पहचानेंगे ये भी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये RCH2OH, ये हो गया RCH, R, ये OH हो गया, COH, CH3, या आप CH3 ना लिख के R लिख लीजिए, R। तो ये 1 डिग्री हो गया अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल।
ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, ये पता चल गया कि ये 1 डिग्री है। यही केवल आपसे पूछा था कि आपको क्या करना है, जनरल फार्मूला फॉर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये आपका 1 नंबर में पूछा था, ये 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपसे पूछा है राइट विक्टर मेयर मेथड टू आइडेंटिफाई देम, तो विक्टर मेयर टेस्ट अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैं पिछले उसमें जो पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें कराया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो पूछ रहा है राइट यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ PMMA, तो PMMA एक बार लास्ट बार लिखने चल रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट बार लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिखूँगा। हो गया। PMMA पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट। फिर उसके बाद आपका है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करिए CH3 लगा दीजिए, CO लगा दीजिए, OCH3 लगा दीजिए और इसको बाहर से N से बंद कर दीजिए। ये PMMA का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा आपका बैकेलाइट है, बैकेलाइट का स्ट्रक्चर यूज भी अभी बता रहा हूँ। बैकेलाइट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ CH2, फिर इसके बाद एक बेंजीन रिंग, उस पर क्या लगाइए OH ग्रुप लगाइए, फिर इसको क्या करिए CH2 बेंजीन रिंग से जोड़िए, OH लगाइए, फिर CH2 बेंजीन रिंग से जोड़िए, फिर CH2, यहाँ पे इसको ऐसे इससे, और यहाँ पे N टाइम्स, और यहाँ पे OH। ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया। बैकेलाइट का यूज क्या होता है, बटन्स बनाने के लिए, और फिर बटन के साथ साथ क्या बनाने के लिए होता है, बटन हो गया, और वॉशिंग मशीन हो गया, और एक यूज और क्या बताया था आपको वॉशिंग मशीन के साथ साथ, क्या बताया था, क्लॉक्स, घड़ी, ठीक है। और ये PMMA का क्या बताया था, PMMA का आपको क्या बोला गया था, PMMA वाला जब स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें आपको क्या बताया था, बोलिए। PMMA वाला आप बताइए, कमेंट करिए आप। कुछ बताया था ना, सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास प्रोडक्ट या सेटअप, इसमें लिखिए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास प्रोडक्ट एयरक्राफ्ट, अभी कल ही बताया था यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। ये हो गया एयरक्राफ्ट हो गया, और एक और क्या था, स्काईलाइट्स, ठीक है, ये जल्दी से नोट कर लीजिए, और एयर पोल्यूशन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपका वाटर चैप्टर से है।
जल्दी इसको नोट करिए। हो गया? मिटाएं? लास्ट क्वेश्चन है आपका। वाटर चैप्टर का कह रहा है 0.25 ग्राम of calcium carbonate was dissolved in minimum amount of dilute HCl and volume was raised to 250 ml with distilled water. 50 ml of this solution required 30 ml of EDTA solution. For its titration, फिर आपसे बोल रहा है 50 ml of an unknown water sample required 20 ml of same EDTA. For its titration, the known water sample was boiled and filtered. 50 ml of this filtered water required 50 ml of same EDTA solution. For its titration, calculate permanent and temporary hardness of water in ppm. ppm में पूछ रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको कितना दिया है, 0.25। दूसरा आपका क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इक्वल्स, ये कितना दिया है, 250 ml। वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिया है 50 ml। वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड इन ml, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 30। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये दिया है 50 ml। वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड इन ml, ये आपको कितना दिया है, ये दिया है आपको 20 ml। और ये क्या है आपका, V2 है, ये क्या है, V1 है। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर, ये कितना दिया है, 50 ml। वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड इन ml, ये आपका क्या है, V3 है, ये कितना दिया है आपको, 15 ml दिया है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें आपको दिया हुआ है, सब कुछ आप क्वेश्चन में देखिएगा, सीरियल वाइज से लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर ज़्यादा स्मार्ट बनने लगे कि पहले हम लोग बॉयल्ड वाटर वाला लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी गलती होने की चांसेज हो जाएगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जो पहले दिया है उसको आप पहले लिखिए, फिर ऐसे सीरियल से आप लिखेंगे
आपका गलत नहीं होगा, और आप प्रॉपर लिखे रहेंगे तो आपको नंबर भी टीचर देगा, देखेगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है तो इसको पूरा नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड। ये क्या हो जाएगा, V2 अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA, ये V1, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 10⁶, ये ppm में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है 0.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये कितना दिया है आपको 50 ml इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V2, देखिए V2 क्या दिया है, V2 यहाँ 20 ml दिया है, तो आप क्या करिए 20 ml अपान टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, तो 250 ml इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल भी कितना दिया है 50 ml इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V1 देखिए ये कितना दिया 30 दिया है, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 50 से ये 50 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अब और यहाँ पे 10⁶, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 10⁶ को हम 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या करने चल रहे हैं 0.25 या इसी को हम लोग क्या करने चल रहे हैं 250 लिखने चल रहे हैं, तो यहाँ पे 250 से लिख देंगे, ये 0.25 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा ना, 250 गुणे 20 इंटू 10⁻³ बचा, यहाँ 10⁻6 था, 10⁻³ हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अपान 250 इंटू 30, तो ये 250 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 और 2/3 का मतलब 0.66, तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 666 आ जाएगा, 666.66 ppm। ये आपका क्या आया है टोटल हार्डनेस, या टोटल एच लिख दे रहा हूँ, टोटल एच कितना आया है 666। ये ऊपर वाला पहले मिटा देते हैं, फिर उसके बाद इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, ऊपर वाला इतना ही मिटाना है, इस आ जाएगा उतने में। बस ये देखिएगा इसमें कितना दिया है, बॉयल्ड वाटर के लिए 15 ml दिया है और ये 50 ml दिया है। परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका ये वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल है ना, वॉल्यूम ऑफ EDTA जहाँ पे है, ये वाला वॉल्यूम ऑफ EDTA,
ये B2 की जगह पे वॉल्यूम ऑफ EDTA B3, ये बॉयल्ड वाटर वाला जो आपका EDTA की रीडिंग आएगी वो, और फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल के जगह पे आप वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर लिखेंगे। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्ट आपको फार्मूले में परमानेंट हार्डनेस लिख रहा हूँ। परमानेंट H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये 50 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ EDTA, ये किसका है आपका बॉयल्ड वाटर वाला, तो ये कितना है आपको दिया है 15 अपान टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 250 इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर कितना दिया है 50 दिया है इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA V1 कितना दिया 30 दिया है। तो ये 50 से ये 50 कैंसिल, और यहाँ पे 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 ये ppm में आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अगर 0.25 में 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई या करके दिखा दे रहा हूँ, 0.25 इंटू 15 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 अपान 250 इंटू 10 की पावर 250 इंटू 30, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 आया, और यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 250 आ गया गुणे 10 के पावर 3 आया, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 अपान 250 इंटू 2 आया, तो 250 से 250 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 1000, 1000 से 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 500, ये परमानेंट कितना आया 500 आया। तो आप क्या करोगे टेम्परेरी निकालोगे, टेम्पोरेरी H इक्वल्स टू टोटल H माइनस परमानेंट H, तो ये कितना आ जाएगा 666.66 माइनस 500, तो ये क्या हो जाएगा 166.66 ppm, ठीक है। ये आपका क्या आया है, ये आपका टेम्परेरी हार्डनेस आया है, टेम्पोरेरी H। एक ये आया है और एक टोटल H ये आया है, ठीक है, और परमानेंट H ये आया है। ठीक, ये तीनों तीनों वैल्यू आ गई है आपकी, और ये पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग एक्सप्लोसिव आपको पढ़ा दिया हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये सब मैं आपको पहले से पढ़ा दिया हूँ, मतलब पहले से बताया हूँ, ठीक है। तो ये पेपर सॉल्व हो गया है, और सभी लोग ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से सब टॉपिक पढ़ के जाइएगा। मैं टॉपिक का नाम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, कंपलसरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट, फ्यूल, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक चैप्टर और कौन सा है न्यूमेरिकल वाला, और फिर आप ग्लास पढ़ के जाइएगा, ग्लास, और फर्टिलाइज़र पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक आपको बताया हूँ, कोरोजन का भी एक जैसे ऑप्शन में लेके चलिएगा, कोरोजन वाला टॉपिक, कि आपसे गड़बड़ मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कोरोजन वाला पोर्शन पढ़े रहिएगा। और आप पेपर देखिए, पेपर जितना कराया हूँ उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को आप कॉमन कर लीजिए, कि हाँ 6 पेपर करा चुका हूँ, आज लास्ट पेपर था, छठा पेपर, छठों पेपर में आपको क्या देखना है, देख लो उसमें कि इस पेपर में क्या आया है, इस पेपर में किस टॉपिक से आया, इस पेपर में किस टॉपिक से आया, एक उसका वो बना लो, समरी बना लो। उसी चीज़ को आप क्या करो, जैसे जो देख रहे हो कि कोरोजन में ये चीज़ बार बार आ रहा है, मेटेलिक के बारे में बार बार पूछ रहा है,
यह बार बार मैं बता दे रहा हूँ क्या बार बार पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज काज ऑफ कोरोजन, एक्सप्लेन कोरोजन आयरन बाय गैल्वेनिक सेल, एक्शन एक्सप्लेन हार्ट डिपिंग मेथड, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये मैं पढ़ाया हूँ, आप वहाँ पढ़ के जाइएगा। ये बार बार पूछा गया है, कम से कम 3 बार 4 बार तो पूछा ही गया है और यही पूछता है। तो इसको एक बार ऐसे थोड़ा सा देख लेना कि हाँ क्या पूछा गया है। अगर जब आपको उस केस में आपको करना है जब आपको क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है जो मैं आपको बताया हूँ कि पहले आप न्यूमेरिकल वाला पार्ट करिएगा, जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल नंबर, जहाँ से आपके नंबर बढ़ने की चांस हो, घटने के नहीं। न्यूमेरिकल अगर आपको प्रैक्टिस आपने किया है तो आपका नंबर अच्छा आएगा। अगर न्यूमेरिकल आप छोड़ के गए हैं, आप देख मैं अभी भी बता दे रहा हूँ और आज मंगलवार है मैं बता रहा हूँ, अगर आप छोड़ के गए न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा आप करके आएंगे 30 नंबर करके आए, 30 करके आएंगे या आप 50 करके भी आ जाएंगे ना। थियरी वाला पोर्शन ही आप करके आते हैं, मान लीजिए आप 50 थियरी मिला के कर लिए, 50 कर भी ले गए तो आपको जानते हैं कितना, 50 जब करके आएंगे पूरा थियरी वाला पोर्शन, तब के केस में आपको क्या मिलेगा, तब के केस में आपका रहेगा मुश्किल से आपको 27 नंबर जब 50 पूरा करके आएंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल 50 न्यूमेरिकल वाला लेके करके आ रहे हैं तो आप 40 प्लस रहेंगे, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ नहीं किया आप तो 45 प्लस भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हो गया है जितना, और सब लोग मेहनत करके जाइएगा। जो लोग अभी जिनका भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो वो आप वीडियो में जाके देख लीजिए, क्योंकि पेपर जो है आपका बहुत आसान आने वाला है, टफ नहीं आएगा, इतना देख लीजिएगा। आप कल देखेंगे आपको कल पता ही चल जाएगा। और कोई ऐसा काम, देखिए क्लास में ऐसा कोई काम मत करिएगा कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो या कोई टीचर आपके ऊपर हाथ उठाए, ठीक है। कोई ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट के नाम से जाने जाते हैं, जो भी आप हैं, ठीक है। सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, कोई ऐसा काम मत करिए क्लास में कि टीचर आपके ऊपर उंगली उठाए या आपकी कॉपी में कुछ ऐसा लिख दे कि आपका पूरा सेमेस्टर ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, आप लोग अच्छे से बढ़िया से एकदम करिएगा केमिस्ट्री। और एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप छोड़ के मत आइएगा, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड करके आइएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप लोग अच्छा पेपर करके आइएगा। और मेरा प्रयास क्या, आपका प्रयास होना चाहिए कि 50 में से 50 आप करके आइए, उसमें बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा डाउट आया कि सर ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे नहीं, ये होना चाहिए, तो आप तुरंत अपने जो क्लास में जो गार्डी लगे हैं उनसे ज़रूर बताइए कि वो हमको आके मुझे या फिर HOD सर को, जो भी हैं, उनको फ़ोन करके या किसी तरह बुला के अगर उसमें करेक्शन होगा तो करेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं कभी आपसे। थैंक यू।